CLAT PG aspirants, welcome to Level Up CLAT PG. I'm again here with another video. So this is again the continuation of the last videos. So यहाँ पे मैं again वही डील कर रहा हूँ most important judgments, the top 10 landmark judgments of 2024. और ये सिर्फ 2024 के लिए नहीं है, 2023, 2025, 2026 सबके जजमेंट्स हम डील करेंगे. और इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो और होंगे लैंडमार्क वो तो नोट्स में भी डील करेंगे. और भी चीज़ें आपके लिए आने वाली हैं, लाइक अ लॉट ऑफ स्टफ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक एम के टेस्टिमोनियल्स, इंटरव्यूज, सब कुछ हम यहाँ पे लाके आपको दिखाएंगे. सो प्लीज ज्वाइन द लेवल ऑफ क्लैट पीजी कम्युनिटी. सो आज के हम लोग के 2 केस हैं. मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको ओवरफीड ना करूँ, मैं एक वीडियो में सिर्फ 2 केस ही डील करूंगा, ओनली 2 केसेस. तो आज के वीडियो में हम जो 2 केस डील करने वाले हैं उसमें एक केस है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह, और जो केस दूसरा वाला है दैट इज Association of Democratic Reforms versus Union of India. So before beginning, I will again suggest please join the level up community for CLAT PG on Telegram for daily updates. And जो जजमेंट मैं दे रहा हूँ उसमें क्वेश्चंस भी आपको वहीं पे देंगे, आप आराम से देखिए, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, आपका और अच्छे से तैयार होगा. नोट्स बनाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अच्छे से तैयारी करेंगे, CLAT PG निकालेंगे, कोई इशू नहीं है. ठीक है, प्लीज ज्वाइन द कम्युनिटी एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. डोंट जस्ट लेट माई एफर्ट्स गो इनटू वेन. चलो, मेरा काम है कहना, करना आपका काम है. चलो, पहला केस हमारा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है, तो भैया पहली चीज तो समझ लो बेंच कौन सी थी. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ थे बेंच पे, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवाई, जस्टिस JB पारदेवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा. 3 चीफ जस्टिस से भरी हुई बेंच थी ये. ठीक है, 5 जज बेंच थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसलिए आपको बता रहा हूँ. ठीक है, तो अब इस पर क्या हुआ था, क्या ये मैटर था, इस पर अच्छे से डिस्कस करेंगे और जजमेंट को कंप्लीट करेंगे. फिर तो बैकग्राउंड पे आते हैं. ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये मैटर डील किससे करता था. तो मैटर था और कुछ नहीं, ये मैटर ये था कि 2017 में जब यूनियन बजट आया तो उन्होंने एक इलेक्टोरल बॉन्ड्स करके स्कीम निकाली. ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते थे कि पॉलिटिकल फंडिंग जो थी उसको और ज्यादा क्लियरेंस मिल गई. इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आई. तो फिर स्कीम थी क्या, जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी, एक मिनट, भाई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आई थी बाय यूनियन बजट. ओ माय गॉड, 2018 नहीं होगा, यहाँ पे 17 होगा. ठीक है, तो इस स्कीम से हुआ क्या था, लेजिस्लेटिव चेंजेस और सिर्फ स्कीम थी क्या ये. तो अब हम लोग अच्छे से समझते हैं कि स्कीम थी क्या. तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो डोमेस्टिक मतलब इंडिया की कंपनीज थी उनको अलाउ किया गया था कि आप जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदें फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा डोनेट करें. ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि ये जो स्कीम थी ये जो है फॉरेन कंट्रीज के लिए नहीं थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं थी. ठीक है, बट डोमेस्टिक कंपनीज को था कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बॉन्ड्स खरीदिए और पैसा डोनेट कीजिए फॉर पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि इसको इंप्लीमेंट किया गया तो फाइनेंस एक्ट 2017 पास हुआ. फाइनेंस एक्ट 2017 पास हुआ, जिसमें क्या कहते हैं अच्छे सारे कई सारे लॉ, जैसे कि तुम्हारा कंपनीज एक्ट हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उन सबको अच्छे से अमेंड किया गया. और इन जो डोनेशंस आ रहे थे इनके लिए जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हुआ करती थी कि किसने किए ये डोनेशन, उनको रिमूव कर दिया गया. अब आपको जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे फिशी लगता जा रहा होगा, क्योंकि है को रिमूव कर दिया गया. ठीक है, तो अभी तक का क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आई 2018 में बाय यूनियन बजट 2017 के. जो पिटिशनर्स थे उनका पहला आर्गुमेंट था कि ये राइट टू नो जो है वो बहुत जरूरी है. ठीक है, राइट टू नो से मेरा मतलब क्या है, उन्होंने बोला कि वोटर्स के पास एक राइट होता है कि उनको जानने की पूरा हक है कि पार्टी की फंडिंग का सोर्स क्या है, किस जगह से पार्टी की फंडिंग आ रही है. अगर उनको भाई पार्टी को एक पर्टिकुलर जगह से फंडिंग आ रही है और वो पर्टिकुलर जगह से बहुत मैसिव अमाउंट ऑफ फंडिंग आ रही है, बहुत बड़ी फंडिंग आ रही है, लाइक बहुत ज्यादा बड़ी, तो फिर वो उनके फेवर में भी तो काम कर सकती है. तो वोटर्स के पास हक है कि वो जाने किधर से उनको फंडिंग आ रही है. अरे यार, किसी अंडरवर्ल्ड से आ रही है मान लो, ठीक है, कहीं से आ रही है, तो वोटर्स तो जाने किस पार्टी को वोट कर रहे हैं, जिनके कैसे लिंक्स हैं, किस जगह से उनको फंडिंग मिल रही है, कल को क्या उनके मैनिफेस्टो में जो बातें बोली गई उन्हें वो कैसे पूरी करने वाले हैं वो. दूसरा, ब्लैक मनी फसाड. ब्लैक मनी फसाड जो उन्होंने बोला, ये बोला कि जो ये चीज़ है, जो ये इन्होंने नया डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट हटाना और कैप हटा देना कि इतना आप डोनेट कर सकते हो, इससे क्या होगा कि जो शेल कंपनीज होती हैं, शेल कंपनी मतलब जो
बेनामी ट्रांजैक्शंस होते हैं। शेल कंपनी, आपको समझ लीजिए कंपनी खोली किसी ने, कंपनी का प्रॉफिट कुछ नहीं हो रहा है, उसका ब्लैक मनी क्या कहते हैं उसके थ्रू उसने खूब इन्वेस्टमेंट उठाया और सारा कंपनी को लॉस में दिखा दिया कि कंपनी लॉस में है, सारी कंपनी नीलाम हो गई, पर उसके क्या कहते हैं मेजर जो पैसा उठाया हुआ था वो पैसा उसने बचा लिया, क्योंकि कंपनी तो नीलामी हो गई, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गई, तो क्या पैसा वापस करेगी, सिंकिंग शिप है तो उसी को बेच के जितना भी, ये कंपनी का कंसेप्ट अच्छे समझाऊंगा सिंकिंग शिप वगैरह वाला, पर बेसिकली उसने बेनामी ट्रांजैक्शन किया, उसने बहुत भारी पैसा उठाया कंपनी पे, कंपनी को नीलाम घोषित कर दिया दिवालिया, और ये पैसा जो मेजर ब्लैक मनी था ये डोनेट कर दिया इसके अंदर, क्योंकि ना कोई डिस्क्लोजर का रिक्वायरमेंट है ना ही कोई कैप है, तो इससे ब्लैक मनी कर्व तो नहीं पर ब्लैक मनी बढ़ सकता है। ठीक है, ब्लैक को व्हाइट में करने का बहुत अच्छा जरिया है। उसके अलावा ये जो प्रॉफिट बेसिकली जो ये कैप रिमूव किया गया है ऑन कॉर्पोरेट डोनेशन, इससे क्या होगा कि पॉलिसी इन्फ्लुएंस आ सकता है, जैसे मैंने पहले ही बोला था उनके फेवर में काम करेगी। अब भाई डोमिनेशन होगा बिग प्लेयर्स का, फर्स्ट करो मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक पर्टिकुलर पार्टी है एजेपी, ठीक है, उसमें एक मान लो ग्रुप है वडानी, उसके पास बहुत पैसा है, ठीक है, उसने क्या कहते हैं पार्टी को बहुत सारा पैसा दिया, फंड किया, कोई कैप नहीं था इसके ऊपर, कोई वो नहीं था इसके ऊपर, क्या कहते हैं तुम्हारा क्या कहते हैं उसको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, तो बहुत पैसा दिया, और इन्होंने क्या किया बदले में, इसको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिलवाए। तो ये सब मनगढ़ंत है जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ, तो जितनी भी, तो फिर ये जो चीज़ उन्होंने करी, इससे क्या हुआ कि क्या कहते हैं अब कोई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स तो थी नहीं, तो बिग प्लेयर था वो, उसका पैसा था, डोमिनेट किया पॉलिसीज को, आगे आने वाली पॉलिसी उसके फेवर में बनी, ये हो सकता है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं रिस्पॉन्डेंट का क्या था, रिस्पॉन्डेंट ने बोला कि डिजिटल एज नया भारत, भाई देखो आज के समय डिजिटल पेमेंट तक तो शुरू हो गए हैं, हर एक चीज़ डिजिटलाइजेशन हो गई है, तो ये बेसिकली कैश बेस्ड जो अनरेगुलेटेड डोनेशंस है उसको डिजिटल डोनेशंस पे शिफ्ट करने के लिए किया गया है, ठीक है, ताकि नया भारत अच्छे से डोनेशन हो सके उसमें। उसके अलावा उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से मेरा मतलब है कि जो ये अनोनिमिटी है वो नेसेसरी है, ताकि जो डोनर्स हैं उनका पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना हो उनकी राइवल पार्टी से। मतलब जैसे अगर कोई डोनर है, अगर उसके बारे में मालूम पड़ा, मतलब वडानी के 4 दुश्मन थे और इसके भी 4 दुश्मन थे, अब क्या कहते हैं इनको मालूम पड़ा कि वडानी ने इतना पैसा दिया है जेपी को, तो भाई इन्होंने क्या कहते हैं शुरू कर दिया कि इनका तो अपना साठगांठ है भाई, इनकी तो सारी पॉलिसी इन्हीं के उसमें आती हैं, तो एक तरीके से विक्टिमाइजेशन जो पॉलिटिक्स में होता है वो शुरू ना हो जाए, इनका नाम अगर बाहर आया तो इनके खिलाफ बातें बन जाएंगी। उसके अलावा पॉलिटिकल प्राइवेसी का राइट, पॉलिटिकल प्राइवेसी का राइट मतलब कि हर स्टेट के पास एक ड्यूटी होती है कि वो प्रोटेक्ट करे एक सिटीजन का राइट टू पॉलिटिकल प्राइवेसी एंड एफिलिएशन। अब जैसे मेरी पॉलिटिकल लीनिंग क्या है ये मैं आपको ना बताऊं, ये मेरा राइट है, तो अगर वो पर्टिकुलर पार्टी हेड तो एक पर्सन ही एट द एंड, एक कॉर्पोरेट पर्सन ही है, अब वो अपना डोनेशन किसी कंपनी को दे रही है, किसी पार्टी को दे रही है कंपनी, तो वो उसका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन तो बता रही है, तो वो उसके पास राइट है कि ना बताना चाहे वो, ठीक है, तो ये उनके आर्ग्यूमेंट्स थे। अब आते हैं प्रोविजंस, सेक्शन 29C ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये क्या बोलता है, ये अमेंड किया गया था टू एग्जेम्प्ट पार्टीज फ्रॉम रिपोर्टिंग तुम्हारा बॉन्ड डोनेशंस टू इलेक्शन कमीशन, इसी को अमेंड किया गया था ताकि बॉन्ड डोनेशन जो है वो डिस्क्लोज ना किए जाए। 182 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये किस लिए अमेंड किया गया था, ताकि ये 7.5% प्रॉफिट का जो कैप है वो हटा दिया गया, ठीक। 13A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ये अमेंड किया गया था कि पार्टीज को ताकि एग्जेम्प्ट किया जा सके कि वो रिकॉर्ड मेंटेन कहते हैं बेसिकली जो बॉन्ड डोनर्स के करते हैं उसमें नेम हटा दें सारे। उसके अलावा 31 क्लॉज 3 ऑफ ये आपको क्या कहते हैं अटैच किया था आरबीआई एक्ट का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट का, इसको हटाया गया ताकि क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं इशुएंस हो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का परमिट किया जा सके जो इस नई स्कीम के अंदर, ठीक है। तो ये 4 चीजें थी, 4 सेक्शंस थे जिनको 4 मतलब प्रोविजन थे जिनको अमेंड किया गया था इसमें, ठीक है। बाकी आर्टिकल 14 भी इसमें आ जाता है कि राइट टू फेयर इलेक्शन आर्टिकल 14 का पार्ट है, तो वो भी चाहो तो आप याद रख लेना। बाकी डिसीजन, ठीक है, जजमेंट, भाई जजमेंट में साफ साफ बोला गया कि ये आर्टिकल 19(1) है जिसके अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन भी आता है, उसका वॉयलेशन है, क्योंकि आप किसी भी क्या कहते हैं तरीके से इस पॉलिटिकल फंडिंग की एनोनिमिटी को जस्टिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, अंडर प्रिटेक्स्ट ऑफ कर्बिंग द ब्लैक मनी। क्योंकि आप खुद सोचिए कि यार आप खुद भी सोचिए और अगर मानो तो कमेंट भी करिए कि आप बताइए कहाँ से जजमेंट आपको ठीक लग रहा है कि कोई इंसान जो पॉलिटिकल फंडिंग उठा रहा है वो ना डिस्क्लोज करे किसने फंडिंग दी है और बोले कि इससे ब्लैक मनी हम रोक रहे हैं। और मैंने भी शेल कंपनी वाला जो आर्गुमेंट था आपको खुद समझ पड़ेगा ब्लैक मनी रुक रही है कि बढ़ रही है इससे, ठीक है। उसके अलावा एक प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट होता है जो ले किया गया था, वो ये बोलता है कि स्कीम जो है वो एकदम लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव वे नहीं था ब्लैक मनी कर्व करने का, ठीक है। और भी अदर मेथड्स यूज कर सकते थे वो लोग, जैसे इलेक्टोरल ट्रस्ट वगैरह, ठीक है, ट्रस्ट क्रिएट कर सकते थे, पर ये कहीं से प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट मतलब प्रोपोर्शनल, जैसे कर्बिंग ब्लैक मनी अगर एक ऑब्जेक्टिव है तो उसके लिए रिस्पॉन्स भी प्रोपोर्शनल होना चाहिए ना, ये तो अनप्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स है, कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम पे, तो इसको इसलिए मना कर दिया गया। उसके अलावा कॉर्पोरेट पावर के बारे में बात करी गई, उन्होंने बोला कि जो एक कंपनी में अमेंडमेंट किया गया है इससे बड़ी कंपनीज अपना बहुत ज्यादा शेयर बना लेंगी इन पॉलिटिकल पार्टी, बहुत इन्फ्लुएंस बना लेंगे, तो छोटी कंपनी को और डाउन करके एक मोनोपोली क्रिएट कर सकती है, व्हिच इज अगेंस्ट द ट्रेड प्रैक्टिसेस, द वैलिड ट्रेड प्रैक्टिसेस जो कंपटीशन एक्ट में होती हैं, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट उन्होंने बोला कि एसबीआई को कि ये जो बॉन्ड्स आप इशू कर रहे हैं इसको तुरंत के तुरंत रोकिए और उसके अलावा जितने भी कहते हैं बॉन्ड पर खरीदे गए हैं उनको वापस करे जाइए, ठीक है, जितनी जल्दी से वापस करिए बाई लेटेस्ट अप्रैल 2019 जो इनकैश हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सब टाइप की चीजें
इसमें दी गई और ये स्कीम को इनवैलिड बोल के, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के हटा दिया गया। दिस वाज द जजमेंट ऑफ एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब एक जजमेंट पे और आते हैं, जो सेकंड जजमेंट है हमारा केस का, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह। ये है इशू रिजर्वेशन से रिलेटेड। तो अब इसको समझते हैं। इसमें ऑलमोस्ट 7 जज की बेंच थी और 6:1 किया कहते हैं मेजोरिटी थी। अब समझते हैं इसमें हुआ क्या था। सेवन जज की बेंच थी, 6 की मेजोरिटी, जिसमें सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ थे, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पंकज मित्तल जी एंड जस्टिस मनोज मिश्रा जी, एज वेल एज जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। और जो जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जी हैं वो इसमें डिसेंट में थी, बाकी सब इसके फेवर थे जजमेंट के। अब बताता हूं मैं आपको कि जजमेंट में हुआ क्या था। पहले तो बैकग्राउंड समझिए। कोई भी जजमेंट का असली मजा तभी आता है पढ़ने का जब उसका बैकग्राउंड आपको पता हो। ठीक है, तो ये सब शुरुआत हुई 1975 में। जो पंजाब गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया कि एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें उन्होंने 25% एससी रिजर्वेशन दे दिया टू द सिख हु आर बिलोंगिंग टू वाल्मीकिस एंड मजहबी कैटेगरीज। ठीक है, तो एक नोटिफिकेशन आया 1975 में, 25% जिसमें रिजर्वेशन दिया गया टू सिक्स जो कि वाल्मीकि एंड मजहबी कैटेगरी को बिलोंग करते थे। ठीक है, और ये जो 25% है ये आप समझ लीजिए वाल्मीकि मजहबी में 25% का 50% है, मतलब ये उनके लिए वाल्मीकि मजहबी में नाम लिखा है, ये इनके लिए 12.5% था और 12.5% रेस्ट ऑफ द एससी कम्युनिटी के लिए था। यही इस केस का मेन इशू है कि आप एससी में फर्दर कैटेगराइजेशन कैसे कर सकते हैं। आपने 25% दिया, 12.5 इनको दे दिया, 12.5 बाकी कम्युनिटी, तो इनमें ऐसा क्या खास है। ठीक है, तो 2004 में एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था, ईवी चिनाया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। हो सकता है मैं गलत पढ़ रहा हूँ क्योंकि नाम थोड़ा सा वियर्ड लगा मुझे। तो इसमें क्या कहते हैं, एक बेंच थी 4 जज की, उन्होंने बोला एससीज जो हैं, शेड्यूल कास्ट जो है, वो एक होमोजेनियस ग्रुप है। होमोजेनियस ग्रुप मतलब जो एक ही ग्रुप फॉर्म करते हैं, उसमें फर्दर कैटेगराइजेशन पॉसिबल नहीं है। एससी होमोजेनियस ग्रुप होता है, उसमें फर्दर कैटेगराइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जजमेंट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसमें आप ये समझिएगा ये जजमेंट की सीरीज खत्म हो जाएगी, जजमेंट नहीं आएंगे, जजमेंट आते रहेंगे इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क, कम से कम 100-150 जजमेंट मैं आपको पढ़ा के ही भेजूंगा पेपर में। उसके बाद आगे क्या हुआ, फिर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस नोटिफिकेशन को इस जजमेंट के बाद, ईवी चिनैया के बाद, स्टक डाउन कर दिया और ये बोला कि उसके बदले ये कहते हैं एक एक्ट, पंजाब का एक एक्ट था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2006 का एक्ट था शायद से, पंजाब एससी एंड ओबीसी एक्ट 2006 का, रिजर्वेशन पॉलिसी एक्ट। उसमें क्या हुआ, उन्होंने बोला कि इन्होंने अगेन इसमें क्या किया, फिर से क्या कहते हैं, मतलब इस डिसीजन को पूरा स्टक डाउन कर दिया। ठीक है, और ये बोला कि एक 2006 का पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक्ट के साथ इसको वैलिड बता दिया। ठीक है, 2006 में एक एक्ट आया, एक्ट जो 50% रिजर्वेशन अगेंस्ट दे रहा था अगेन इनको, वाल्मीकि मजहबी को, और इसको 2006 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भी मंजूरी दे दी। ठीक है, तो अब इसी पे मैटर आगे बढ़ा। तो ये एक्ट जो है वो चैलेंज हो गया दविंदर सिंह केस में, उसका 2024 में जजमेंट आया। ठीक है, तो तुम पूरा क्रोनोलॉजी समझो। 1975 में ये चीज शुरू हुई, 25% रिजर्वेशन 6 के लिए, जो 12.5% वाल्मीकि जो मजदूरी के लिए, बाकी 25% रेस्ट ऑफ एससी कम्युनिटी के लिए। ईवी चिनैया केस आया 2004 में, एससी होमोजेनियस कम्युनिटी है, उन्हें फर्दर कैटेगराइजेशन नहीं होना चाहिए, ये बोला गया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इसको 2006 में स्टक डाउन कर दिया और वही 50% का रूल अपहेल्ड कर दिया, पर ये चैलेंज हो गया दविंदर सिंह केस में। ठीक है, ये है पूरी क्रोनोलॉजी। अब आते हैं आगे, क्या इश्यूज थे केस के अंदर। तो पहला इशू जो मैंने बोला था सबसे पहले, क्या एससीज जो हैं, स्टेट जो हैं, क्या वो एससीज में सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं फॉर रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 15(4) एंड 16(4)? फर्दर कैटेगराइजेशन हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा आर्टिकल 15(4) 16(4) इज आर्टिकल फॉर लाइक अमेलियोरेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड एससी बीसी कम्युनिटीज। ठीक है, और आर शेड्यूल कास्ट अ सिंगल यूनिफॉर्म होमोजेनियस ग्रुप और कैन बी फर्दर डिवाइडेड, ये दूसरा। और तीसरा, क्या सब क्लासिफिकेशन एक स्टेट का टिंकर करता है विद द प्रेसिडेंट्स पावर टू नोटिफाई द एससी लिस्ट अंडर 341? जैसे अगर स्टेट सब ये काम कर देगा तो जो प्रेसिडेंट की पावर है एससी नोटिफाई करने की, उससे ये क्लैश तो नहीं कर रहा उनकी पावर से। तो ये 3 इशू बने थे, इसको हम लोग अच्छे से डील करेंगे इस केस में। चलो आ जाते हैं आर्गुमेंट एडवांस पे। ठीक है, आर्गुमेंट एडवांस की बात करते हैं। तो पहली की बात जो हम लोग करते हैं आर्गुमेंट एडवांस की, वो है पिटिशनर्स ने क्या बोला था। पिटिशनर ने बोला
एससी जो है वो कोई होमोजेनियस कम्युनिटी नहीं है, ठीक है। एससी जो होमोजेनियस कम्युनिटी नहीं, कुछ लोगों ने थोड़ी प्रोग्रेस कर ली है, कुछ लोग आज भी ज्यादा पिछड़े हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड हैं, तो उनको एक्स्ट्रा रिजर्वेशन की जरूरत है। उसके अलावा एक कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, सब्सटैंटिव इक्वालिटी का, समझे, उसको रिटरेट किया गया। सब्सटैंटिव इक्वालिटी से मेरा क्या मतलब कि जो सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड, जैसे अगर एक कम्युनिटी की बात करो, ऐसे मान लो एक माँ बाप है, ठीक है, ए और बी, उनके 3 बच्चे हैं, सी डी ई, तीनों उनके बच्चे हैं, ठीक है। सी बहुत अच्छा लाइफ में निकल गया, डी बहुत अच्छा निकल गया, ई लाइफ में कुछ खासा नहीं कर पाया, तो माँ बाप ने उसको थोड़ा ज्यादा दे दिया। क्यों ज्यादा दे दिया? क्योंकि यार इन दोनों को भी दिया पर इसको सबसे ज्यादा दिया, उनके पास 100 बीघा खेत था, तो इसको 80 बीघा दे दिया, इसको 10-10 बीघा क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा लाइफ में ऑलरेडी कर लिया था। ऐसा होता कम है, ऐसे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बट नॉर्मली ऐसा उन्होंने कर दिया कि इस कंसेप्ट से हम लोग कहते हैं इसको इक्वालिटी तब होती है अगर तीनों को सेम 33.33% मिलता, ठीक है। पर इक्वालिटी नहीं करके ये इन्होंने करके इक्विटी करी। इक्विटी मतलब जो सही में होना चाहिए, जस्टिस, इसे कहते हैं सब्सटैंटिव इक्वालिटी। तो उन्होंने जो इस केस से इसका क्या लेना देना है, उन्होंने बोला कि कुछ एससी कम्युनिटीज हैं जिनकी जो है ज्यादा बैकवर्ड है, जो जिनकी और ज्यादा कहते हैं मतलब परसिक्यूशन हुआ, तो उनको और ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए। और लास्ट जो ग्राउंड उन्होंने बोला वो बोला जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो बोलता है कि स्टेट कैन मेक एनी प्रोविजन फॉर एनी बैकवर्ड क्लास इंक्लूडिंग द सब ग्रुप्स। जो सब ग्रुप्स उसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है, सब ग्रुप्स जो है उसके अंदर मेंशन्ड है, तो सब ग्रुप्स मेंशन्ड है, तो फिर जो भी किया स्टेट ने वो सही किया। दिस वाज द आर्गुमेंट फ्रॉम द साइड ऑफ पिटिशनर। नाउ लुक, आई विल आल्सो लुक एट द साइड ऑफ रिस्पोंडेंट, क्योंकि ऑडियो अल्टरम पाल्टरम सबकी बातें सुननी पड़ती हैं। इन्होंने क्या बोला, एससी जो है वो एक सिंगल क्लास है, वो एक सिंगल क्लास ऑफ पर्सन होते हैं। एससी वो एक क्लास है जो आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू क्रिएट की जाती है बाय द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, और वो वन सिंगल यूनिट हैं, उनमें कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता, समझे। और उन्होंने ये भी बोला, इन्होंने क्या कहते हैं रिस्पोंडेंट ने, कि स्टेट्स के पास वो पावर नहीं है कि वो एससीज की लिस्ट चेंज करे, वो पावर सिर्फ राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट के पास है, किसी स्टेट के पास ये पावर नहीं है, जैसे स्टेट ऑफ पंजाब। और उन्होंने एक और चीज यहां पे बोली, उन्होंने माइक्रो क्लासिफिकेशन को अच्छे से टारगेट किया। माइक्रो क्लासिफिकेशन मतलब मेरा, उन्होंने बोला कि जो ये कोटा है इससे माइक्रो क्लासिफिकेशन क्रिएट होता है, छोटे छोटे क्लासिफिकेशन विद इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी, जो कि राइट टू इक्वालिटी को आर्टिकल 14 को वॉयलेट करता है, क्योंकि एक ऐसी कम्युनिटी को ज्यादा मिल रहा है दूसरे को कम। वही आर्ग्यूमेंट कि यार इनको सबको 33% मिलना चाहिए, एक को ज्यादा क्यों, अगर दूसरा कुछ नहीं कर पाए तो उसमें हम क्या करें, उस टाइप की चीज ना। तभी तो कम्युनिज्म नहीं अचीव हो पा रहा, क्योंकि हम कैपिटलिस्ट हैं और कैपिटलिस्ट थे और कैपिटलिस्ट रहेंगे, और मुझे लगता है वो सही भी है। आगे आते हैं, प्रोविजंस इन्वॉल्व्ड, देखो लिखा भी हुआ है, मैं सारे प्रोविजन एक एक करके आपको समझा देता हूं जो इसमें इन्वॉल्व थे। प्रोविजंस कौन से इन्वॉल्व थे इसमें भाई? आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15(4) और 16(4) जो स्टेट के पास एक दायित्व है, एक ऑब्लिगेशन है टू मेक लॉज फॉर प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर बैकवर्ड क्लासेस, और ये बैकवर्ड क्लासेस की इन जनरल की बात हो रही है, ये बात हो रही है इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट 16(4) में, ठीक है। ठीक है, आर्टिकल 341 जहां प्रेसिडेंट जो है शेड्यूल कास्ट को नोटिफाई करता है, और आर्टिकल 335 जो कि बोलता है कि आप कोई भी रिजर्वेशन, ये आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, क्या कहते हैं 77 और 81 अमेंडमेंट के साथ, ये आपको मैं अच्छे से आर्टिकल 16 पढ़ाऊंगा, कौन सी तो अच्छे समझाऊंगा और ज्यादा। आर्टिकल 335 बोलता है कि कहीं पे भी एफिशिएंसी जो है, ऐसा कोई लॉ नहीं आना चाहिए कि किसी भी जगह से एफिशिएंसी कम हो जाए। एफिशिएंसी से मेरा मतलब क्या है यहाँ पे? एफिशिएंसी से मेरा मतलब क्या है कि कोई भी सर्विसेज में इतना रिजर्वेशन नहीं डालना चाहिए कि एफिशिएंसी कम हो जाए सर्विस, ठीक है। तो ये बोलता है। चलो ये सारे इसके मैटर थे। अब आते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जजमेंट क्या आया? तो जजमेंट आया 6-2 मेजॉरिटी के साथ, ईवी चिनैया को, ठीक है, ओवर रूल कर दिया गया। जो जजमेंट था वो ये बोला साफ साफ कि जो ईवी चिनैया केस है उसने एक चीज में अर किया है, अर मतलब गलती की है, एरर किया है। एससी एक होमोजेनियस कम्युनिटी नहीं होती है, एससी के अंदर भी डिफरेंट कास्ट होते हैं जिसमें वेरिंग डिग्रीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जिन्होंने झेला होता है, ठीक है, तो उनकी ट्रीटमेंट इक्वल लेवल पे नहीं हो सकती। उसके अलावा इन्होंने ये भी बोला कि स्टेट के पास कॉम्पिटेंस है अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड 16 क्लॉज 4 टू डू व्हाट, टू फर्दर क्लासिफाई एंड सब क्लासिफाई द बैकवर्ड ग्रुप्स, जो कि मेंशन भी हुआ है, ताकि सबको एक फेयर शेयर मिल सके, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने बोला आर्टिकल 341 से जो क्लास बोलते कि भाई एससी जो है प्रेसिडेंट साहब नोटिफाई करते हैं, ये वॉयलेशन हो रहा है, उन्होंने बोला सब क्लासिफिकेशन जो है रिजर्वेशन का वो कहीं से भी इस आर्टिकल को वॉयलेट नहीं करता, वो अलग मैटर है, वो अलग मैटर। बेसिकली इन्होंने आर्टिकल 341 जो है और इन दोनों आर्टिकल्स को हार्मोनाइज किया, हार्मोनाइज मतलब हार्मोनियसली कहते हैं वो किया, कंस्ट्रू किया, अच्छे से हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन किया इनका, कि ये जो स्टेट कर रहा है इसमें प्रेसिडेंट का कोई भी राइट वॉयलेट नहीं है। प्रेसिडेंट का काम है नोटिफाई करना, स्टेट का काम है फर्दर क्लासिफाई करना देखते हुए कि उसको जरूरत है, ठीक है।
और इन्होंने ये भी बोला कि कोई भी चीज होनी चाहिए इसमें वो इंपेरिकल और क्वांटिफाइबल डेटा पे होना चाहिए, बिकॉज नंबर्स कैन नेवर लाई। तो इंपेरिकल और क्वांटिफाइबल डेटा निकालिए और उसी पे सारा डिसीजन होना चाहिए। एंड फाइनली जो कोर्ट ने बोला कि मेजोरिटी ने ये बोला कि बट एक क्रीमी लेयर प्रिंसिपल जो आपने ओबीसी में देखा होगा, वो कहते हैं इंदिरा सोनी केस में, कि ओबीसी में रिजर्वेशन सिर्फ उनको मिलता है जो क्रीमी लेयर में आते हैं। जो आपने देखा होगा एनसीएल को रिजर्वेशन नहीं मिलता, वो जनरली होते हैं। इनको मिलता है जो क्रीमी लेयर में आते हैं। क्रीमी लेयर मतलब जो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइक इनकम ब्रैकेट से नीचे फॉल करते हैं, उनको मिलता है रिजर्वेशन, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला कि ये एक बहुत ही अच्छा सजेशन था कि हम लोगों को एससी और एसटीज पे भी क्रीमी लेयर जितनी जल्दी हो सके उतनी लगानी चाहिए, ताकि जो सही में बैकवर्ड है, जो सही में जिनको रिजर्वेशन की जरूरत है, जो ऑलरेडी अपलिफ्टेड है उनको अपलिफ्ट नहीं करना है, जो अपलिफ्टेड नहीं है उनको अपलिफ्ट करना है। तो ये इसका जजमेंट था, वेरी गुड जजमेंट। इन्होंने दो आर्टिकल्स के क्लैश को हार्मोनाइज किया, बताया कि दोनों 341 में कहते हैं जो प्रेसिडेंट है उसका रूल है नोटिफाई करना, और स्टेट का कॉम्पिटेंस है सब क्लासिफाई करना डिपेंडिंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सब्सटैंटिव इक्वालिटी। और क्रीमी लेयर का कंसेप्ट भी इन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके जल्दी अप्लाई करना चाहिए, रिकमेंडेशन दिया। दिस वाज द केस ऑफ दविंदर सिंह, स्टेट ऑफ पंजाब। अगेन मैं आपसे बोलूंगा प्लीज ज्वाइन द लेवल ऑफ क्लैट पीजी कम्युनिटी ग्रुप, ठीक है। उसको टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, इस पे केसेस आते रहेंगे, उस पे आप आराम से क्वेश्चन भी सॉल्व करिए, केस भी पढ़िए, आपका तैयारी भी होती रहेगी और मैं और ऐसा कंटेंट लाता रहूंगा। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द क्लैट पीजी चैनल। दिस इज शौर्य शुक्ला साइनिंग ऑफ, थैंक यू।